मेरा नाम है आयुष सिंह। तो आज मैं आप सभी के सामने यूएसए वर्सेस वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर प्रेजेंटेशन दूंगा। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आज के जो भी एक्शंस है कंट्रीज़ के, उनके हिसाब से देखें तो अगले 20 साल में कौन रूल करने वाला है। अगर हम जब जनरली बात करते हैं रूल की या लीड की, तो वो भी कंट्रीज़ के बीच में, तो लोग ये सोचते हैं कि कोई किस देश पे कब्जा कर लेगा, उसको हरा देगा। तो इस प्रेजेंटेशन में हम वैसी बात नहीं करने वाले, हम ये देखने वाले हैं कि कौन किस जो सेक्टर्स है, जो इंडस्ट्रीज़ है, उनको डोमिनेट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम यूएसए को देख सकते हैं, वो क्या कर रहा है, वो मतलब टेक्नोलॉजी में अभी आगे है, हम वो जीडीपी में आगे। तो ऐसे ही हम देखने वाले हैं कि अगले 20 साल में कौन किस किस इकोनॉमी को डोमिनेट करेगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि कैपिटल कंट्रोल पावर, बेसिकली कौन सा देश जो है वो मतलब कैपिटल को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। वो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में पैसों की जो भी फ्लोज होते हैं, उनके जो वेज होते हैं, उन्हें चेंज कर सकता है। फिर आता है हमारा थर्ड, टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिव एज। किस देश के पास ज़्यादा सिस्टम्स है, ज़्यादा एफिशिएंसी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, जिस वजह से वो बाकी देश को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना पा रहा है। फिर आ रहा है थर्ड, रूल सेटिंग अथॉरिटी, कि बेसिकली फॉर एग्जांपल अब जैसे यूएसए है, उसके पास क्या है, हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके लिए ट्रेड रिलेटेड रूल्स बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा, रैदर देन कि बाकी देश को कोई रूल्स में अगर चेंजेस लाने हैं तो उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो यही हम देखने वाले हैं कि किस देश के पास ज़्यादा इकोनॉमिकल पावर है। हाँ, फिर हम देखेंगे, अब हम जानते हैं इकोनॉमिकल लीडरशिप क्या होती है, कि सबसे पहले पॉपुलेशन, कि किस देश की पॉपुलेशन जो है उसकी मतलब जो इनकम पर कैपिटा होता है वो किसकी ज़्यादा है, या फिर किस देश के पास ऐसी सिस्टम से टेक्नोलॉजी है कि वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पा रहा है, जिसको हम मतलब अपनी भाषा में प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। फिर आता है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, किस देश के पास मतलब बड़ी से बड़ी मार्केट्स, कैपिटल्स का और एनर्जीज़ का मतलब ज़्यादा एक्सेस है, रैदर देन कुछ ऐसे देश जिनके पास बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं है। हाँ, अब हम देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमी की बेसलाइन, मतलब जो एक्चुअली में दिक्कत क्या है जो चल रही है। सबसे पहले स्लोअर ग्रोथ, कि इसके पीछे रीज़न ये है, पहले के ज़माने में जो पहले के टाइम था उसमें देश काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते थे, और अब जो है काफ़ी स्लो करने लगे क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका है। आजकल हर कोई जो है मतलब एक दूसरे के सिस्टम्स को देख के मतलब ईजिली उसको रेप्लिकेट कर पाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं अमेरिका में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो चाइना ने डीप सीक बना दिया, और अब हम देख रहे हैं कि डीप सीक जो है काफ़ी अच्छी जो है कंप्यूटेशन कर पा रहा है चैट जीपीटी से। फिर देखते हैं हम इमर्जिंग मार्केट गैप, इसमें क्या होता है, कुछ इकोनॉमीज जो है काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो करती चली जाती है और वो ग्रो ही करती रहती है, और फिर कुछ देश ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं और वो आगे भी गरीब ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मतलब अच्छे से उन स्टेप्स को नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल हम जिम्बाब्वे को ले लें। अब जब जिम्बाब्वे क्या हुआ, जब उसके पास अपनी सरकार बनी, वो जब फ्रीडम उसको मिली तो क्या हुआ, वहाँ पर जो भी मतलब जिस कंट्री पे पावर आई उसने अनलिमिटेड नोट्स छाप दिए, तो वहाँ पे क्या हो गया, इन्फ्लेशन पहुँच गया, और वो भी नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन, जिस वजह से वो देश आज भी गरीबी में है। तो हमें ये सब भी देखना पड़ता है। फिर आता है प्रोडक्टिविटी प्रीमियम। अब जैसे हम सोचते हैं कि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लें, इसके पीछे कीमत भी हमें देनी पड़ती है। अब कुछ देश जो होते हैं उसे सस्ते में निकाल लेते हैं कि हाँ भाई हम सस्ते में अपने कम से कम काम को ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं कि भाई छोटे से काम को भी प्रोडक्टिव करने में काफ़ी ज़्यादा वो मतलब पैसे लगा देते हैं, अपना खर्चा कर देते हैं, और उसके बाद भी वो सिस्टम इतना रिलायबल नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा प्रोडक्टिविटी हमारी मिल रही है जिस वजह से, उससे हमारा कितना नुकसान आ रहा है साथ में। फिर अब हम देखेंगे डेमोग्राफिक्स, जो कि मतलब जो इकोनॉमिक जो ऐसी चीज़ें जो मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करने में हमारे काम आएंगी। सबसे पहले जो हमारे पास बेसिकली वर्कफोर्स ज़्यादा चाहिए। अब जैसे जर्मनी है, वो आज के टाइम पे उसके पास यूथ इतनी नहीं है, और वो इसलिए काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि वो यूथ अट्रैक्ट करे अपने देश में। और वैसे भी हम जानते हैं वो मतलब थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो उसके पास मतलब यूथ होना ज़रूरी है ताकि वो अपनी इकोनॉमी बढ़ा सके और इतने कम्पिटिटिव मतलब टाइम में वो कम्पीट कर सके लोगों के मतलब कंट्रीज़ के बीच। और फिर पॉलिसी, मतलब काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ होती है वो भी लिमिट करती है। अब जैसे अभी रिसेंट में मतलब इसी साल जब यूएस चाइना टैरिफ वॉर्स हुई, तो उसमें भी एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स लगाई, जिससे दोनों के पास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई, काफ़ी सामान के रेट बढ़ गए। तो ऐसी मतलब पॉलिसीज़ भी हम बना देते हैं कभी कभी सिर्फ कम्पीट करने के चक्कर में, जिस वजह से हमारा खुद का भी नुकसान हो रहा होता है।
तो अब जो हमारा मेन टॉपिक था यूनाइटेड स्टेट्स, अब हम उसके ऊपर जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्रेंथ क्या है? सबसे पहले कैपिटल मार्केट, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और मतलब काफ़ी वर्ल्ड का मतलब जितना भी रिजर्व है 60% रिजर्व जो है डॉलर में है, जिस वजह से उसके जो डॉलर जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है उसको मतलब ईजिली रिप्लेस भी नहीं करा जाएगा हमसे। फिर उसके पास इनोवेशन, भले ही वो बाहर से मैन पावर या फिर वर्कफोर्स एक्वायर करता है, पर आज भी उसके पास सबसे बड़ा मतलब टेक हब है जिसको सिलिकॉन वैली के हम नाम से जानते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा इनोवेशंस करे जाते हैं और आज भी हम उन्हीं के सिस्टम्स पे रिलायबल है, जैसे चैट जीपीटी हो गया और इमेज जनरेशन, ऐसे आज की नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एनवीडिया हो गई जिस पे सारी वर्ल्ड की कंपनीज डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। और ऐसी मतलब जब जो यूएस है वो इजीली इसको डोमिनेट भी कर पा रहा है और तो और वो एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनीज को और इजी ऐसी पॉलिसीज़ बना के दे रहा है कि सिर्फ ऐसी कुछ स्पेशल कंपनीज को एक्सेस मिल जाए और वो वर्ल्ड की मार्केट को इजीली कैप्चर कर सकें। फिर आती है ग्लोबल पावर लेवल। अब जैसे कि हम जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा पावर है ना, जिस वजह से मतलब वो काफ़ी इजीली जो है पॉलिसीज़ रूल्स वगैरह चेंज कर लेता है और काफ़ी कंट्रीज़ अकेले लड़ने में भी यूएस से डरती हैं। क्यों? क्योंकि उस पर इतनी सारी मतलब फोर्सेस है, इतना पैसा है, वो इजीली किसी देश को भी मतलब काफ़ी आसानी से हरा सकता है। अब देखो भाई, किसी भी देश के पास अगर पावर होती है तो कमज़ोरियाँ भी होती हैं। अब सबसे पहले पॉलिटिकल फ्रेगमेंट रिस्क, इसमें क्या होता है कि भाई अब उस वहाँ पर एक जो मतलब कोई भी एक प्रेसिडेंट होता है फिर कोई भी जो बनता है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, जिस वजह से क्या हो सकता है काफ़ी सारे एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती है। और तो और कोई भी जो मतलब आजकल जैसे हम देख सकते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने कनाडा को मुँह पर बोल दिया कि तुम हमारे अंडर आ जाओ, तो ऐसे काफ़ी मतलब वो पॉलिटिकल रीजन्स भी बन सकते हैं जिस वजह से जो देश की ग्रोथ रुक जाए। फिर डेप्ट प्रेशर लोड, अब यूएस के ऊपर काफ़ी सारा डेप्ट है, जैसे उसकी जीडीपी 30 ट्रिलियन पर उस पर डेप्ट है 35 ट्रिलियन का, तो हम ये गैप से ही बता सकते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ग्रोथ तो कर रहा है पर साथ ही साथ अपने ऊपर कर्जे का बोर भी मतलब जो भार है वो भी उसने उठा रखा है। प्लस इंडस्ट्रियल बेस गैप्स, ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो यूएस अभी फेस कर रहा है। उसको अभी चाइना और इंडिया जैसे देश इस पर डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि यूएस में भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और जितने भी जो भी सामान बनते ज़्यादातर चाइना या इंडिया से बन के जाता है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मतलब वहाँ पे स्टार्टिंग से ही ऐसा सेटअप नहीं करा गया, वहाँ पे लोगों को ज़्यादातर मैनेजमेंट की तरफ ही रखा गया, जिस वजह से आज यूएस को दिक्कत देखनी पड़ती है। फिर अब हम देखेंगे चाइना, जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसकी क्या स्ट्रेंथ है। सबसे पहली सबसे बड़ी इसकी स्ट्रेंथ यही है, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यहीं पर अवेलेबल है। ये वर्ल्ड का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब है और तो और यहाँ पे जितने भी सामान ज़्यादातर सामान यही एक्सपोर्ट करता है, इसका इंपोर्ट बहुत कम मिलेगा मतलब एक्सपोर्ट के रेशियो में। और तो और इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन स्पीड, जो चाइना जो अपने आप को इस चीज़ में सुधार लाया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी जल्दी बना लेता है। अब अगर हम 1917 से पहले के 1970 के पहले के चाइना को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब गरीबी मिलेगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो ज़्यादातर वहाँ के लोग खेती वगैरह में ध्यान देते हैं, अपने मतलब कल्चरल ज़्यादा रहते थे। पर आज के समय में चाइना के लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और फास्ट हो चुके हैं कि वो मतलब ऐसा बोलते हैं कि पूरी दुनिया में कोई चीज़ 1000 की बन रही होगी ना, तो चाइना ऐसा देश है वो 100 रुपये में बना देगा और सेम क्वालिटी में बनाएगा। तो इसलिए ये ऐसे इसलिए कर पाया क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा है। फिर आता है कैपिटल मोबिलाइजेशन मतलब कैपेसिटी। अब उसके पास जो कैपिटल भी आती है, क्योंकि जब उसको अब इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है तो बाहर की कंट्रीज़ जब अट्रैक्ट करेगा, वो बाहर की कंपनीज आएंगी तो उसे मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, तो उसके पास बहुत ज़्यादा कंपनीज़ का भी वो है कि भाई मतलब अब तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हें बना के देंगे। अब जैसे हमने यूएस की कमजोरी पड़ी है वैसे चाइना की भी कमियां हैं। अब सबसे पहले डेमोग्राफिक, जो मतलब वहाँ पर जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि कंपटीशन बढ़ जाता है और वो अंदर ही अंदर जो है ना मतलब अपनी जो इंडस्ट्री से उनसे लड़ता रहता है। फिर आता है डेप्ट। भाई हर देश पे डेप्ट है, जैसे यूएस पे डेप्ट है वैसे चाइना पे भी बहुत ज़्यादा डेप्ट है। और भले ही चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है बड़ा, पर उस पर भी टेक्नोलॉजी कम है। जो मतलब जैसे यूएस पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है पर चाइना में भी वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। क्यों? क्योंकि चाइना ने खुद ही अलाउ नहीं करा बाहर के देशों को अंदर आने में, कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी बीच में ब्लैक रॉक थी, उसने ब्लैक रॉक को इसलिए अलाउ कर दिया, पर उससे चाइना का टेक्नोलॉजी का फ़ायदा थोड़ी ना हो रहा है। उसने एनवीडिया, एप्पल, फेसबुक ऐसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी चाइना में ला सकती थी उनको उसने मना कर दिया, जिस वजह से
जो चाइना पे थे टेक्नोलॉजी काफ़ी कम पड़ गई। अब वो धीरे धीरे एमर्ज कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, उसने अभी जैसे डीप सीक निकाला, अब वो चैट जीपीटी अमेरिका के मॉडल से काफ़ी बढ़िया है, तो ऐसी वो भी अब चेंजेस ला रहा है अपने उस मॉडल चीज़ों में। अब हम इंडियंस हैं तो हम इंडिया की भी बात करेंगे ही, और इंडिया भी काफ़ी मतलब इमर्ज कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे बहुत बड़ी यूथ है, जिस वजह से इंडिया है वो अभी सेकंड मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, और तो और यहाँ पर इकोनॉमी भी काफ़ी बढ़ रही है। जिस समय पे बाकी देश लॉस में चल रहे थे अभी रिसेंट में, वहीं भारत ने काफ़ी प्रॉफिट, मतलब जीडीपी उसकी प्लस में रही, और तो और एग्जीक्यूशन जो था वो भी मतलब काफ़ी मतलब ठीक ठाक था, मतलब पर एक कमी है यहाँ पे, एजुकेशन उतना अच्छे से नहीं मिल पाया कुछ ऐसे एरियाज़ को जहाँ पर अगर वो प्रोवाइड कर पाते तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बढ़िया हो पाती। फिर अब आता है हमारा यूरोप और बाकी जो इतनी एडवांस इकोनॉमीज़ है, यहाँ पर सबसे पहली बात प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको यूरोप साइड में, प्लस यहाँ पर आपको जो पावर है, जो इन्फ्लुएंशियल पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, और यहाँ पर ग्रोथ भी काफ़ी है। जैसे हम जर्मनी देख सकते हैं, वो एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पर ग्रोथ भी है। फिर अब हम देखेंगे टेक्नोलॉजी को। अब हम ये कंपेयर करेंगे टेक्नोलॉजी क्या मतलब क्या चेंजेस कर सकती है, मतलब एक एक्चुअली है क्या ये जो वर्ल्ड की इकोनॉमी में इतना चेंज कर सके। सबसे पहले एआई। अब जब से एआई आया है, सारे देश की जो पॉपुलेशन है वो सब इस पर अपना काम करती है। किसी को कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो, कोई अपना काम करना, स्कूल का होमवर्क करना हो, सब एआई से करता है। क्यों? क्योंकि एआई काफ़ी आसान कर देता है। ये बेसिकली प्रोडक्टिविटी का काम करता है हमारे लिए, जिससे जो अपना इंसान है वो बाकी जो एक्चुअल ग्रोथ के काम है उन पर अपना ध्यान दे सके। फिर दूसरा इनोवेशन स्केल, मतलब काफ़ी देश में जो है इनोवेशन का गैप है। फॉर एग्जांपल अब हम पाकिस्तान को ले, वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो मतलब इतना अपने आप को एमर्ज नहीं कर पा रहे टेक्नोलॉजी में, लेकिन वही यूएस को देखे तो इतना अभी भी एमर्ज करता जाएगा, और वो पता नहीं आगे चल के कितना चेंजेस ला सके। फिर आता है इकोसिस्टम कंस्ट्रेंट। इसके मतलब क्या होता है बेसिकली कि मतलब जैसे हम समझो कि कोई दो देश हैं, अब एक देश के पास अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो दूसरे देश पे कम, जैसे कम है टेक्नोलॉजी, तो वो दूसरे देश की इकोनॉमी को ईजिली मतलब खा सकता है। क्यों? क्योंकि जो उस देश के लोग हैं वो उस कंट्री पे डिपेंड हो जाएंगे। फिर आएगा एनर्जी एंड रिसोर्सेज कंट्रोल। अब बेसिकली सबसे जो मेन बात है कि जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें देखनी होती है। फॉर एग्जांपल अब फ्यूल्स है, इंडिया जो है अभी रशिया से फ्यूल्स काफ़ी सस्ते दामों पे ले रहा है, और वही है जब नॉर्मल सऊदी अरेबिया जिसको हम फ्यूल्स मानते हैं, वहाँ पे अरब साइड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूल है, पर इसको भी जो रशिया से काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। तो ये भी देखना होता है काफ़ी देशों को कि जो उनके जो फ्यूल्स है वो काफ़ी सस्ते में मिले, जिससे वो उसको प्रोसेस करके अच्छे दामों पर आगे यूज़ कर सके। फिर इसके बाद हमारा आता है लीडरशिप एडवांटेज। अब कुछ देश जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में अपने आप को इमर्ज कर रहे हैं, जैसे इंडिया और बाकी जैसे यूएस हो गए, ये सारे अपने आप को अब रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि इनके फ्यूल्स जो हैं जहाँ काफ़ी ख़त्म ना हो। और फिर आता है अब रिसोर्स सिक्योरिटी। अब बात ये रिसोर्स सिक्योरिटी हम काफ़ी ज़्यादा लैक करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई मतलब फॉर एग्जांपल अब ऑयल के कंटेनर्स हैं, अब वो मतलब शिप से होते हुए आ रहे हैं, तो उनको क्या होगी, दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि अब रास्ते में इतने डाकू मिल जाएंगे जिससे जो उनके फ्यूल्स वगैरह हैं वो चोरी हो जाएंगे, और क्या होगा, शिप होगी उसमें लीकेज आ जाएगी तो सारे फ्यूल लीक कर जाएगा, जिस वजह से काफ़ी करोड़ों का नुकसान भी होता है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान देना होता है। अब हम समझेंगे कैपिटल मार्केट्स एंड करेंसी पावर्स। तो सबसे पहले कि मतलब ग्लोबल फाइनेंसिंग एडवांटेज, हर देश को जो है हर देश को फाइनेंस चाहिए होगा ताकि वो अपने आप को आगे काफ़ी चीज़ों में वो कर सके, मतलब बढ़ा सके। लिक्विड कैपिटल चाहिए होगा, और हमको मतलब करेंसी ट्रस्ट भी चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल अभी जो डॉलर है उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है, अभी भी उस पर 60% से ज़्यादा रिजर्व्स जो हैं वो डॉलर में ही रखते हैं हम लोग। पर जब से ये रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई है तो यूएस ने यूक्रेन के सपोर्ट में क्या किया, रशिया के फंड्स ज़्यादा लॉक कर दिए, जिस वजह से यूएस के जो सपोर्टर्स थे वो भी डर गए, कहने लग गए कि भाई हम भी अब यूएस में जो है अपने फंड्स नहीं रखेंगे। तो सारे जो अपना जो फंड का शिफ्ट था वो गोल्ड में करने लग गए, और जब से गोल्ड में, तब से हम देख सकते हैं कि जो गोल्ड के रेट्स हैं वो भी बढ़े हैं। हाँ, अब जो है सब बेसिकली सप्लाई चेन, अब ये तो बेसिकली वही बात है कि सामान बना उसको कस्टमर तक पहुंचाना, इसको जो सबसे ज़्यादा फास्ट कर पाएगा वही रेस को जीतेगा। अब बेसिकली जो मतलब काफ़ी देश क्या करते हैं, ये लैक करते हैं, उन पर कोई रोडवे सिस्टम नहीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, जिस वजह से कस्टमर जो है उस वक्त माल सही से नहीं पहुंच पाता, जिससे पैसे नहीं आ पाते। फिर वो आजकल कुछ देश जो होते हैं ट्रेंड में भी पीछे रह जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से काफ़ी देश जो है वो
मतलब लैग करते हैं, उसको उतना अच्छा मार्केट बेस नहीं मिल पाता। अब हम बेसिकली बस फाइनल में यही 3 सिनेरियोज देखेंगे कि अगर पहला सिनेरियो हम ये देखेंगे यूएस, अगर यूएस मतलब लीड करता है 20 ईयर्स में तो क्या होगा। सबसे पहले अपनी टेक्नोलॉजी की जो लीडरशिप है उसको सस्टेन कर लेगा अच्छे से, और ये शायद ट्राई भी करे कि अपने अंदर जो चाइना से अपनी डिपेंडेंसी या फिर इंडिया से अपनी डिपेंडेंसी हटाकर जो है अपनी मतलब मार्केट्स को मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बनाएं। और फिर जो मतलब यही है। फिर इसके बाद फिर आता है हमारा चाइना। अगर चाइना आगे डोमिनेट करता है तो सबसे पहले वो अपने आप को टेक्नोलॉजी सेल्फ सफिशिएंस बनाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उस पर मैन्युफैक्चरिंग है, तो अगर वो अपने आप को टेक्नोलॉजी सेल्फ सफिशिएंस बना देगा तो वो वर्ल्ड में काफ़ी आगे जा सकता है। उसके बाद वो जब उसके पास ये दोनों चीज़ आएगी तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को अच्छा करेगा। और फिर तीसरा सिनेरियो जो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है वो है मल्टीपोलर, जैसे अभी चल रहा है कि यूएस जो है इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में आगे है, चाइना जो है अपना उसमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आगे है, और इंडिया जैसे अपनी मतलब इमर्जिंग जो भी इमर्ज कर रहा है उसमें क्या पता आगे 20 साल बाद वो अपने आप को टेक्नोलॉजी में इमर्ज कर ले या फिर अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का फर्स्ट हब बना ले। अभी वो सेकंड नंबर पे है। तो यही 3 केसेस हो सकते हैं। थैंक यू।